साथियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं निमेश चौबीसा, सहायक आचार्य एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पूर्व के वीडियो में 1909 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के कारण तथा उस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन किया था। आज हम 1909 ईस्वी का जो अधिनियम था, जिसे कि हम मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, उस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी। एक तरह से हम कहें कि हम 1909 ईस्वी के अधिनियम के मूल्यांकन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। 1909 ईस्वी के जो सुधारों के तहत जो प्रावधान किए गए थे, उससे किसी भारतीय राजनीतिक समस्या का कोई हल हो नहीं सकता था और न ही इससे यह हल निकला। जो सीमित मताधिकार, अप्रत्यक्ष चुनाव, विधान परिषद की सीमित शक्तियाँ, उनसे प्रतिनिधि सरकार को और खिचड़ी सा बना दिया था। वास्तव में जो शक्ति थी वो सरकार के पास ही थी और केवल परिषदों को तो आलोचना के अधिकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। इस अधिनियम के जो प्रमुख दोष थे वो निम्न प्रकार से थे। पहला था भारतीयों को निराशा। जब 1892 ईस्वी का जो भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है और उसके बाद कांग्रेस की जो मांगे थी वह 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा जो भारत में आंदोलन किए गए थे, उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई तथा भारत सचिव और जो तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, उनका जो उदार रवैया था, उससे कहीं न कहीं भारतीयों को ये आशा हुई थी कि यह जो नया सुधार अधिनियम, जिसको कि मार्लेमेंटो अधिनियम के नाम से जाना गया, यह निश्चित रूप से भारतीयों के लिए हितकर होगा। लेकिन जब यह अधिनियम पारित हुआ और उसके जो प्रावधान थे, उससे भारतीयों को निराशा हुई। भारतीय जिस उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो इस अधिनियम के द्वारा उस जो उनकी आशा थी उत्तरदायी सरकार के लिए, वह न के बराबर थी और उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपनाया और भारतीय समाज के कुलीन तत्वों तथा विशेष वर्गों को अपनी ओर मिलाकर राष्ट्रवादी तत्वों के विरुद्ध एक नई शक्ति का सृजन करना चाहा। कहीं न कहीं यह अधिनियम ये चाहता था कि किस प्रकार राष्ट्रवादी जो ताकतें, जो कि 1905 के अधीन बंगाल विभाजन के बाद इस देश में उभरी थी, उसको कैसे तोड़ा जाए। किस तरीके से भारत का एक ऐसा वर्ग जो कि जिसको कुलीन वर्ग कह सकते हैं या जो विशेष वर्ग था, उसको कैसे अपनी ओर लिया जाए, किस तरह मोड़ा जाए तथा किस प्रकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, यह इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था। जो मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निरंकुशता की स्थापना करना था, वह तो नहीं हुआ, बल्कि उसके स्थान पर कुछ सुधारों के द्वारा भारतीयों को संतुष्ट करने की कोशिश की तथा अंग्रेजों का जो छुपा हुआ जो मूल उद्देश्य था कि कैसे इस देश के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाया जाए तथा कैसे भारतीयों के अंदर आपस में वैमनस्य पैदा किया जाए, उसके लिए इस अधिनियम में प्रयास किए गए। संक्षेप में हम कहें तो जो 1909 के जो सुधार अधिनियम थे वो केवल छाया मात्र ही थे, वास्तविक रूप से कुछ नहीं था। अंग्रेज़ों ने अपने जो छुपा हुआ जो उनका एजेंडा था, उसके तहत उन्होंने ये प्रयास किया कि इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान किए कि भारत के जो दो बड़े संप्रदाय थे, हिंदू और मुस्लिम, उसके बीच में फूट डालने की नीति इस अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा की गई। इससे जो समस्या उत्पन्न हुई कि जो प्रमुख समस्या यह थी उसमें कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना से संबंधित था। मुसलमानों के राजनीतिक महत्व के लिए उन्हें न केवल प्रतिनिधित्व दिया गया, अपितु उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें अपनी संख्या से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। यह हमने पूर्व में पढ़ा भी था जब मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना हुई और सर आगा खां के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल शिमला में गवर्नर जनरल से मिला था और उन्होंने उस समय में ये मांगे रखी थी कि हमें एक पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए और हमारी जो राजनीतिक भक्ति है उसको देखते हुए हमें हमारे जनसंख्या के अनुपात में से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए।
कहीं न कहीं उस बात को इस अधिनियम में स्वीकार किया गया। देश की जो अन्य धार्मिक इकाइयाँ थी वह इस अन्याय को सहन नहीं कर सकी और जिस प्रकार मुस्लिमों को ज़्यादा जनसंख्या से भी अधिक प्रतिनिधित्व जो दिया गया, इस बात को लेकर के सिखों ने भी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए मांग उठाई और 1919 के अंदर उन्हें भी विशेष प्रतिनिधित्व मिला। 1935 अधिनियम में एक कदम और आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों, भारतीय यूरोपियों या एंग्लो इंडियन को भी प्रतिनिधित्व दिया और कहीं न कहीं जो श्रृंखला 1909 ईस्वी के अधिनियम में सांप्रदायिक विभाजन की के उद्देश्य से जो ब्रिटिश सरकार ने रखी थी, उसको आने वाले जो अधिनियम है जिसके बारे में हम बाद के वीडियो में अध्ययन करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार 1909 ईस्वी की जो सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली थी उसको कैसे 1919 और 1935 के अधिनियम में बढ़ाया था। गांधी जी ने इस पर यह बात कही भी थी कि मार्लिमेंटे के जो सुधार थे उन्होंने हमारा सर्वनाश कर दिया। जो शताब्दियों से इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय एकता बनी हुई थी, जो धार्मिक एकता भी थी, उन सबको एक ही चोट में उसने इस अधिनियम के सांप्रदायिक जो निर्वाचन की प्रणाली अपना करके इस प्रावधान ने भारत की राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर दिया। दूसरा जो प्रमुख दोष था इस अधिनियम का वह था दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली। 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी वो दोषपूर्ण थी। निर्वाचन के लिए जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी वह सर्वथा असंतोषजनक थी। मतदाताओं की जो योग्यता थी वो इतनी ऊंची रखी गई थी कि उसकी वजह से सामान्य व्यक्ति मतदाता नहीं हो सकते थे, केवल धनवान व्यक्ति ही मतदाता हो सकते थे। बहुत ही संकुचित शर्तें रखी गई थी जिससे कि उनका उद्देश्य यही था कि सामान्य व्यक्ति मतदाता नहीं बन सके। इसी प्रकार केंद्र में सरकारी सदस्यों का बहुमत था ही, परंतु प्रांतों में भी मनोनीत जो गैर सरकारी सदस्य थे वो सरकारी सदस्यों का ही साथ देते थे। हमने ये देखा कि प्रांतों के अंदर कुछ ऐसे गैर सरकारी सदस्य थे जिसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार प्रांतों के अंदर शासकीय और गैर शासकीय सदस्यों का विभाजन किया था। गैर सरकारी सदस्यों के अंदर भी जो 5 मनोनीत गवर्नर के द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे, तो इस प्रकार सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्यों के अंदर जो मनोनीत सदस्य थे 5, वे दोनों मिल करके एक तरह से सरकारी सदस्यों का ही साथ देते थे और इस कारण निर्वाचित सदस्यों की जो सलाह पर किसी भी कार्य के होने की संभावना नहीं हो सकती थी, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वो गैर सरकारी सदस्यों में जो मनोनीत सदस्य थे वे तथा सरकारी सदस्यों उन दोनों की संख्या के मुकाबले निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम थी। अतः उनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा यदि कोई सलाह दी भी जाती थी, लेकिन वो कार्य हो यह जरूरी नहीं था क्योंकि उनका अल्पमत था। इसके अतिरिक्त यदि एन कैन प्रकारण यदि कोई ऐसा प्रस्ताव पारित भी हो जाता है या कोई ऐसी सलाह भी आती है, तो गवर्नर जनरल के पास एक तरह से वीटो पावर था कि वो उनकी किसी भी सलाह को ठुकराने का उसके पास पूर्ण अधिकार था। इन सुधारों के द्वारा भविष्य के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया। संसदीय संस्थाओं को स्थापित तो किया गया, किंतु संसदीय शासन व्यवस्था को लक्ष्य नहीं बनाया गया। फिर भी हम कह सकते हैं कि मार्लिमेंटो सुधार एकदम निरर्थक नहीं था और इस बात को हम पूर्व का जो 1892 ईस्वी का जो परिषद अधिनियम है, यदि उसके प्रावधानों को हम देखते हैं, उसके बाद में जो कांग्रेस की और भारत के राष्ट्रवादी ताकतों की जो मांगे थी, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मार्लिमेंटो सुधार एकदम से निरर्थक नहीं था। यह योजना कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि कुछ मामलों में ये उपयोगी भी सिद्ध हुई, जैसे कि इससे भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिला। व्यवस्थापिका सभाओं के आधार तथा शक्तियों में वृद्धि की गई, जो बाद में धीरे धीरे विकसित होकर पूर्ण संसद बन गई। संवैधानिक विकास के वृहद दृष्टिकोण से भारतीय स्वशासन की दिशा में यह एक आवश्यक और उपयोगी कदम था। चौथा, अधिनियम ने भारतीय संविधान को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके बाद उत्तरदायी सरकार की स्थापना संभावित कदम था। हम ये कह सकते हैं कि 1909 का जो सुधार अधिनियम था
वो इससे पूर्व के 1892 ईस्वी के परिषद अधिनियम के बाद निश्चित रूप से इसका एक विकसित रूप था। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को औपचारिकता प्रदान की गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत रखा गया था। यह बात अलग है कि उसमें से जो 5 सदस्य थे वो गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे, लेकिन वे भी गैर सरकारी सदस्य थे। तो गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत सरकारी सदस्यों से ज़्यादा था। विधान परिषदों का विस्तार किया गया। कार्यकारी परिषदों में पहली बार भारतीयों को स्थान दिया गया। यह भी एक अच्छा प्रावधान 1909 ईस्वी के अधिनियम में था। निस्संदेह यह परिवर्तन प्रगतिशील थे। फिर भी यह अधिनियम 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा अपनाई गई सहयोग की नीति का केवल विस्तार मात्र था। तो हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान थे जो संवैधानिक विकास की प्रक्रियाओं को कुछ आगे बढ़ाने में सहायक हुए, लेकिन इस अधिनियम के जो सबसे प्रमुख दोषपूर्ण जो व्यवस्था थी वह थी सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था। और उस सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसने इस देश के अंदर सांप्रदायिकता का विष के बीज बोए, और उसी का परिणाम था जो हम बाद में देखते हैं कि 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद ये देश किस प्रकार दो भागों में विभाजन हुआ। उसकी नींव कहीं न कहीं 1909 के सुधार अधिनियम के द्वारा पड़ी थी। अब हम 1909 के बाद 1919 के सुधार अधिनियम के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।